नमस्कार अतुल अंजान जी, आप ये बताएं कि अभी आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस मनाया गया 26 तारीख को हैदराबाद में। तो उसमें मेन जो है, आप एक जिम्मेदार पद पे हैं, आप सचिव हैं राष्ट्रीय स्तर के, तो आप जो है क्या मैसेज दिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लोगों को, और इस वक्त के देश के हालात पे आप क्या कहना चाहते हैं? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आजादी की लड़ाई की कोख से पैदा हुई पार्टी है जी। इस देश के अंदर अगर कांग्रेस में सबसे ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उसके बाद सबसे ज्यादा नंबर 2 पर स्वतंत्रता सेनानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बाद जी। और कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानी तो दूसरे तरह के थे, वो बैठ जाते थे धरने पर और गिरफ्तारी हो जाती थी, उस तरह के थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर वो तमाम लोग थे राष्ट्रीय आजादी की लड़ाई में जो गर्म दल के थे, जो क्रांतिकारी धारा के थे, जो भगत सिंह, अशफाक उल्लाह और चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और सरदार सोहन सिंह जोश और कामागाटा मारू के गदर पार्टी के निर्माता बाबा सोहन सिंह भखना की रास्ते पर चलने वाले लोग थे, जो अनुशीलन के लोग थे, जो मास्टर सूर्यसेन के रास्ते पर चलने वाले लोग थे। वो लोग थे जो अंग्रेज साम्राज्य को उखाड़ने वाले थे, जो मौलाना हसरत मोहानी की सोच पर चलते थे। भारत के अंदर आजादी का प्रस्ताव कांग्रेस 1936 में लाई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो उस जमाने में आखिरी दम तक एक बड़ा प्लेटफॉर्म थी सभी तरह के विचारों का। वहां गांधीवाद के विचारधारा के भी थे, मार्क्सवाद के विचारधारा के भी थे, समाजवादी भी थे, आर्य समाजी भी थे, मुस्लिम लीग की विचारधारा के भी लोग थे, सब तरह की विचारधारा के लोग थे, सनातनी भी थे, वैष्णव भी थे, और क्या कहते हैं गुरु नानक देव के समर्थक भी थे। सब तरह के लोगों का एक जमावड़ा था। और उस जमावड़े के बीच में 1919 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना के सम्मेलन के जो स्वागताध्यक्ष थे मौलाना हसरत मोहानी, उन्होंने 1919 में अहमदाबाद के कांग्रेस के सम्मेलन में मुकम्मल आजादी का प्रस्ताव रखा, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया, जिसे 1921 में फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना सम्मेलन के अध्यक्ष सिंगारेलू चेटियार ने फिर रखा, तो उस बार बड़ा व्यापक समर्थन गया के कांग्रेस के महाधिवेशन में मिला था जी। तो कम्युनिस्ट आंदोलन के अंदर तमाम गरम दल के लोग, लाल बाल पाल के लोग, वो तमाम सब लोग जो क्रांतिकारी धारा के थे, जो चौरी चौरा कांड के से गांधी जी के असहयोग आंदोलन के वापसी के खिलाफ थे, वो तमाम लोग जो लाहौर षड्यंत्र केस के थे, अंग्रेजों ने जिन लोगों के खिलाफ अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए देश के क्रांतिकारियों के खिलाफ जो मुकदमे चलाए थे, चाहे वो लाहौर षड्यंत्र केस के नाम पर हो, चाहे मेरठ षड्यंत्र केस के नाम पर हो, चाहे भगत सिंह और उनके साथियों पर कानपुर षड्यंत्र केस के नाम पर हो, चाहे मैनपुरी षड्यंत्र केस के नाम पर हो, चाहे गया षड्यंत्र केस के नाम पर हो, इन सारे लोगों के अंदर हजारों कम्युनिस्टों को, समाजवादी विचारधारा के लोगों को, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों को, जो 1917 में रूस में जो इनकलाब से जो मजदूरों किसानों ने सरकार बनाई थी, उससे जो लोग प्रेरित थे, उनके खिलाफ हिंदुस्तान में मुकदमे कायम करके उनको अंडमान की जेलों में भेज दिया। अंजान साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि 102 साल पुरानी आपकी पार्टी होने के बावजूद 105 अभी 96 साल हुए। अच्छा, 96 साल पुरानी आपकी पार्टी, 96 साल से राजनीति में आप लोग सक्रिय हैं। वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एकदम हाशिए पे चली गई, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? आप तो वही बात कर रहे हैं जो आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि हाशिए पर चले गए। जो कलम घसीटू पत्रकार कहते हैं वही बात करें। नहीं, मैं कलम घसीटू पत्रकार ना हूँ, ना मैं आरएसएस का एजेंट हूँ। उनकी बात क्यों कर रहे हैं? बात करता हूँ अंजान साहब, आंकड़ों की बात कीजिए ना, आप आंकड़ों की बात कीजिए ना। कौन लोग हैं सरकार बनाने वाले? विचारों पर सरकार चलेगी कि धर्म पर चलेगी सरकार? जाति पर सरकार बना लेना और धर्म पर सरकार बना लेने की बात होती तो हम बहुत पहले बना लिए होते। अच्छा, वर्तमान समय में सरकार ना हम मंडल के साथ है, ना कमंडल की बात करते हैं सर, ना हम मंडल कमंडल की बात करते हैं, ना मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। हम हिंदुस्तान के संविधान और आईन की बुनियाद पर चलने वाले हैं, और आज अपने विचारों की बुनियाद पर हम 3 राज्यों में दुनिया का इतिहास बनाए हुए हैं। 34 साल तक बंगाल में किसी और की, गांधी और नेहरू नहीं चला सके,
नेहरू 20 साल कोई मुख्यमंत्री नहीं दे सके, हमने 34 साल दिया। जानना चाहता हूँ 34 साल शासन किया तो बाहर क्यों हो गए? भी आप समझ लीजिए कि केरल में सरकार है जो शानदार है, जानदार है, धमाकेदार है। एक छोटे से राज्य के अंदर एक नया आदर्श लेकर के चल रही सरकार। साहब देखिए, आप जो है सुलझे हुए आदमी हैं, लेकिन आपने कहा कि कलम घसीटू पत्रकार और फलाने पत्रकार लिख रहे हैं। सुन लीजिए, सुनिए, वही लोग तो लिख रहे हैं, आप उसी बात को दोहरा रहे हैं। दोहरा नहीं रहे। तो मैं आपसे जो है फैक्ट जानना चाह रहा हूँ, मैं जिज्ञासु। आप ये बात कहकर के क्यों फैक्ट जान, आप इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछ सकते थे ना। यही तो प्रचार चल रहा है, आज भी लिखा हुआ है, एक बड़े अखबार समूह ने लिखा है कम्युनिस्ट कहाँ गए। तो आप भी वही बात कर रहे हैं जो संसद के संपादक जो लिख रहे हैं, देश में बटोर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी के लोग चर्चा कर रहे हैं। अरे आपने देखा नहीं किसान आंदोलन में कि देश का प्रधानमंत्री कह रहा है ये पूरा किसान आंदोलन कम्युनिस्ट चला रहे हैं। आप रोज देख रहे हैं टीवी में, लाखों लोग हैं लाल झंडा लिए हुए हैं। आप, अरे सरकार चलाना अलग चीज है और जनता के आंदोलन को चलाना और उनके सवालों को लेकर सड़कों पर उतरना, उनके दुख दर्द में शामिल होना, ये दूसरा सवाल। सर, लोकतंत्र में सत्तासीन होने के बाद ही आप मजदूर, कामगार, युवाओं, महिलाओं और उत्पीड़ित लोगों की मदद कर सकते हैं। मेरा वो सवाल है अतुल साहब, ये गलत सोच है। इसी सोच पर कांग्रेस पार्टी चलती रही। जनता के सवाल, जनता को लामबंद और गोलबंद करके सरकार चाहे जिसकी हो उसे मजबूर करके जनता के हक में खड़ा किया जाए। हमने नहीं किया। 3 काले कानून जो कृषि के, ये जो नरेंद्र मोदी ने कहा आसमान गिर सकता है लेकिन बदल नहीं सकते, आखिर उनको बदलना पड़ा ना। एक सवाल का जवाब दीजिए। आप 3 कानून का क्रेडिट कम्युनिस्ट पार्टी ले रही है कि हमने वापस करा दिए। मैंने, चलिए आपकी बात मान ली। मैं नहीं क्रेडिट ले रहा हूँ, मैं संघर्षों को क्रेडिट दे रहा हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी का क्रेडिट नहीं है। अच्छा, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी, जीएसटी हुई, 3 तलाक हुआ, 370, 35A हटा, इन सब पे कम्युनिस्ट पार्टी ने वो मुखरता दिखा के मोदी जी को वापस कदम खींचने पे मजबूर क्यों नहीं किया? हमने खूब किया। तो वो हुए तो नहीं? नहीं हुए तो क्या करें, ये सवाल पूछिए कांग्रेस के लोगों से। जब विपक्ष की बड़ी पार्टी सरकार के साए में चली जाए, कांग्रेस के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहते हैं? नहीं, हम आपके कंधे पर भी बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। हाँ, तो हमारा कंधा आपके लिए जो है मतलब उपलब्ध है, आप चलाइए। उपलब्ध है, लेकिन एक बात आपको बताएं, दूसरों को राय देना जी और बात करना जी, लेकिन जाम पर, चाय पर 50 दोस्त बनाना आसान है, लेकिन मसूलों पर 2 दोस्त बनाना बड़ा मुश्किल काम है साहिल साहब जी। सिराज साहब, इसके लिए बड़ी मुश्किल है और इसीलिए सब बिकते हैं, टूटते हैं, रोज बिक रहे हैं, जा रहे हैं। एमसीडी का इलेक्शन दिल्ली में आने वाला है, सब भाग रहे हैं कांग्रेस से बीजेपी और कौन सी पार्टी में जी। हम लोग तो नहीं जाते ना जी। हम अपनी बात पर डटे रहते हैं, अपनी जात पर डटे रहते हैं, अपनी आन पर डटे रहते हैं। तो सर, हम भी उसी श्रेणी में आते हैं। आपने तो हमें आपको मैंने श्रेणी से कहाँ अलग कर दिया? आप तो खुद ही अपने को अलग किए ले रहे हैं वो बात कह करके कि भाई मैंने तो कहा ना कलम घसीटू पत्रकार ये बात कह रहे हैं। आप उसमें क्यों शामिल होना चाहते हैं? नहीं, मैं उसमें ना शामिल हूँ, ना शामिल हूँगा। नहीं, उसी अंदाज का अगर सवाल करेंगे सर, हम अंदाज तो अब ये पत्रकार का इतना अधिकार तो है। पत्रकार का कोई आकार नहीं रह गया, माफ कीजिएगा, इन 5 सालों में। नहीं, पत्रकार नाम का आदमी, पत्रकार ना कुछ ही पत्रकार 10-20% को छोड़ करके बाकी आकारहीन पत्रकार हो गए। तो नेता भी तो जो है बेकार हो गए। आप सही नेता हैं, इसलिए आपसे बात करते हैं। बेकार हो गए होंगे, मैं किसी नेता की हिफाजत करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। मैं अपनी बात जानता हूँ, अपनी बात पर कहता हूँ, अपनी बात पर अड़ा हुआ हूँ, अपनी बात बोलता हूँ। आज भी बोला, कौन बोलता था, कौन बोल रहा था कि भारत के अंदर आप जो ये फैजाबाद में कर रहे हो ये गुनाह कर? हम ही ने कहा था सबसे पहले जी। हमने लाखों लोगों को इकट्ठा किया था कि आप वहां ये जो काम करने जा रहे हो वो 1989 के अंदर पहले ही हमने कह दिया कि आप देश के संविधान को हिलाने का काम कर रहे हो। तो बड़े बड़े लोग हमको समझा रहे थे कि आप अलग हो जाएंगे, अलग थलग। क्या फर्क पड़ता है? अगर संसद और विधानसभाओं में सीटें ही जीतना जाति और धर्म की बुनियाद पर है तो इससे समाज नहीं बनेगा और न संविधान की हिफाजत होगी। सिराज साहब, ये आप सोच लीजिए। अच्छा, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में कम्युनिस्ट पार्टी आपकी कितने सीटों में चुनाव लड़ रही है?
चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी इसकी आने वाला, अंग्रेजी में कहावत है, आप पुल तब पार करते हैं जब पुल पर पहुंचते हैं। यू क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू रीच द ब्रिज। चुनाव ही अगर सब कुछ है तो इन चुनाव को कर करके 350 सीटें पार्लियामेंट के 543 में जीत तो ली नरेंद्र मोदी ने। क्या दे दिया पार्लियामेंट? भूख, बेकारी, गरीबी, संविधान को तोड़ना, हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद, अब तो क्रिश्चियन के भी अभी तक नहीं हुआ था। अगर फैजाबाद में विवादास्पद स्थल को गिरा दिया गया, ये पहला काम था कि अंबाला के अंदर प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति को कुराकर सड़क पर गिरा दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है हरिद्वार में? ये क्या हो रहा है आसाम में? ये क्या हो रहा है मध्य प्रदेश के धार में? ये क्या हो रहा है रायपुर में, जहां गांधी को गाली दे रहे हैं खड़े होकर के ये बड़े बड़े साधु और संत? ये लोग बड़ी बातें कर, ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कानपुर में भाषण कर रहा हो वैसी कि सरकार को बदलने दीजिए, ए पुलिस वालों हम तुम्हें देख लेंगे। तुम देखने की बात कर रहे हो? ये किसको चैलेंज कर रहे हो? किसकी तरफ से बोल रहे हो? किसके लिए कह रहे हो? इन्हीं सब चीजों का तो फायदा सांप्रदायिक शक्तियां उठा रही हैं। इन्हीं सब का फायदा तो मोदी और योगी उठा रहे हैं। सीपीआई जो है इतनी दूरदृष्टि रखती है तो असदुद्दीन ओवैसी जैसों को दरकिनार करने के लिए आगे बीड़ा क्यों नहीं उठाती है? अगर इस देश के बड़े समझदार लोग, लिखा पढ़ी करने वाले लोग, इस मुल्क के चौथे खंभे आज अगर सरेंडर कर गए तो मैं क्या कहूं इसके लिए? हमें जितनी ताकत है हम लड़ रहे हैं। हमें जितनी ताकत है लड़ रहे हैं। सिराज साहब, आज आपने दुखती हुई रग पर कहा तो अब सुन लीजिए, हम लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? कम्युनिस्ट टेलीविजन के चैनलों पर क्या हो रहा है? प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या कह रहा है? इसकी काट क्या है? इसकी काट क्या है? इसकी काट जन आंदोलन है। इसकी काट किसान आंदोलन जैसा ही आंदोलन देश में खड़ा करना होगा। तो अब वो आंदोलन कब खड़ा करेगी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? हम पूरा प्रयास करेंगे। अभी देखिएगा, फरवरी के महीने में देश के सारे मजदूर 2 दिन की हड़ताल पर जाएंगे। अभी पिछले दिनों 2 दिन की हड़ताल पर देश के सारे बैंक के कर्मचारी 15 लाख लोग हड़ताल पर थे। तो वो अपनी अपनी बात करके सरजमीन को गर्म कर रहे हैं, जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। अब जब कोई मीडिया नहीं पहुंचा रहा तो हमें संघर्षों के माध्यम से ही अपनी बात को छोटे मोटे बड़े पैमाने पर कहने की जरूरत पड़ रही है। हम उस रास्ते पर निकल पड़े। अच्छा, आपका संघर्ष जो है बहुत जायज दिशा में जा रहा है और देर सवेर जो है इसमें रंग भी आएगा, लेकिन जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और तथाकथित बड़ी पार्टी जनाधार वाली पैसा खर्च करके मीडिया को और जनता को गुमराह करते हैं और अपना प्रचार करते हैं, या यूं कहें अपने बारे में दुष्प्रचार फैला लेते हैं कि हम ही सही हैं, तो ऐसी चीज में, ऐसी स्थिति से आपकी पार्टी जो है कैसे निपटने का प्रयास करेगी? और वर्तमान चुनाव में करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं एक विधानसभा में लोग, उनसे कैसे पार पाएंगे? हम अपनी बात कहेंगे। हम पहले भी लड़ते थे, आज भी लड़ते हैं, और आपको कभी कभी लड़ाई दिखाई पड़ती थी। आप तो कह रहे थे हम खत्म हो गए, किनारे पड़ गए, और जब पार्लियामेंट में 2004 में हम 64 पहुंच गए तो सबके दांतों तले उंगली आ गई, है ना? तो ये होता रहता है संसदीय लोकतंत्र में। हम अगर जात का नारा और धर्म का नारा बना देना तो 543 में 500 सीटें हम जीत जाए लोकसभा की। लेकिन हम अपने उसूलों पे चलते हैं, लेकिन हमारे देश की जनता और खास तौर से मतदाता उन उसूलों और आदर्शों को दरकिनार करते हुए जात पात धर्म बाहुबल धन बल के प्रभाव में आकर भ्रमित होकर वोट दे देती है। ऐसी स्थिति से समाज को कैसे उबारेंगे? क्या करेंगे? उनको समझाएंगे नहीं कि गोली से मार देंगे उनको। समझाना ही काम हमारा ना। समझा रहे हैं, बता रहे हैं। मैंने कहा ना कि शराब के बोतल के ऊपर 100 दोस्त बनाना आसान है, विचारों पर 2 दोस्त बनाना बड़ा मुश्किल काम है। अंजान साहब, एक सवाल और, बहुत से लोग ये कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है अपनी और कम्युनिस्ट पार्टी सहयोगियों के साथ पूरे देश और समाज को हिला देती थी मजदूर, कामगार और उत्पीड़ित लोगों की मदद के लिए। अब वो लोग जो है उतनी तन्मयता से जो है या तो संघर्ष नहीं कर रहे हैं, या मोदी, योगी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और पूंजीवादी
लोगों के आगे कमजोर पड़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? पूंजीवाद का एक बहुत बड़ा रोल तो हो ही गया है। पूंजीवाद ने पूरे समाज की सोच, समझ, धर्म सबको अपनी हाथ में रख लिया है। पहले मंदिर बड़े साधारण हुआ करते थे जी। आज मंदिरों की मीनारों को कितना ऊंचा किया जाए, मस्जिदों की मीनारों को कितना ऊंचा किया जाए, इसी पर है जी। सड़क के ऊपर। पहले लोग अपने घरों में पूजा कर लेते थे, मंदिरों में फिर जाने लगे, सड़क पर जो है चलने लग गए। पहले मस्जिदों में नमाज पढ़ लेते थे, अब सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं। मौसम बदला है ना, धर्म की धर्मांधता बढ़ी है। पूंजीवाद अपने को मजबूत करने के लिए धर्म और जात का सहारा लेता है, और हिंदुस्तान में उसकी जड़ें जो है वो हिल रही हैं। इसलिए वो धर्म और जात का सहारा लेकर लोगों को बांट रहा है, और इसलिए मुख्य मुद्दों से लोगों को किनारे हटा रहा है। महंगाई का भारतीय राजनीति में बहुत दूरदृष्टि रखने वाले नेता के तौर पे जाने जाते हैं और काफी मुखर हैं। आपकी दूरदृष्टि क्या कहती है कि इस तरह का जाति पाति का, धर्म का, संप्रदाय का, बाहुबल का, धन बल का जो नंगा नाच चल रहा है लोकतांत्रिक देश में, इससे कब तक एक मुक्ति मिलने की संभावना है कि युवा जागरूक होकर इसके खिलाफ आपके साथ खड़े हों? युवा को भी जागरूक होना होगा, और युवा से ज्यादा गांव के लोगों को जागरूक होना होगा। भारत की ग्रामीण जनता, ग्रामीण भारत को खड़ा करके ही समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, और परिवर्तन की दिशा में लोगों को गोलबंद कर सकते हैं। दूरदृष्टि है, समझदारी है, ईमानदारी से हमारे तमाम साथी लगे हुए हैं, और अगर हम न लगे रहे तो लोग नीतियों की और समाज की बात करना बंद कर दे, परिवर्तन की बात करना बंद कर दे। इस देश को लोग जो है ब्रॉथल में कन्वर्ट कर दे। वो ये प्रचार करने लग जाएंगे कि क्या फर्क पड़ता है कि अगर कोई चला जाए ब्रॉथल। तो हम आपसे कह रहे हैं, नैतिकता की बात करते हुए हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की आज जरूरत है। लोगों को जो अधिकार संविधान ने दिए हैं, राष्ट्रीय आजादी के संघर्षों में जो हमने पाया है, उसे बचाएंगे, तभी हम देश को आगे ले जा पाएंगे, अपने इरादों पर चल पाएंगे। पूंजीवाद इस देश की गरीबी का हल नहीं है, पूंजीवाद इस देश की महंगाई का हल नहीं है, पूंजीवाद इस देश की सामाजिक असमानता का हल नहीं है, पूंजीवाद इस देश के अंदर गैर बराबरी को खत्म नहीं कर सकता। इस देश के अंदर आर्थिक नीतियां, समता पर आधारित नीतियां ही इस देश को नया रास्ता दे सकती हैं। और जाति का नारा लगा करके और जातियों के नेताओं में समाज बदलने की कोशिश का सपना देखने वाले उन्हीं लोगों के हाथों में खेलते हैं जो इस देश में पूंजीवाद को और मजबूत करना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल, क्या आप ये महसूस करते हैं कि हमारे देश को आजाद कराने वालों ने जो सपना देखा था अंग्रेजों से देश को मुक्त कराने के बाद, वो आजादी वास्तविक रूप में आज के भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? जी हाँ, प्राप्त है। पहले हम बोल नहीं सकते थे अंग्रेजों के राज में, आज उन संघर्षों को करके हम बोल सकते हैं। और अगर हम ये कहें कि तमाम आजादी की लड़ाई में जो कुछ हमने उसके बाद हासिल किया वो बेकार है, तो हम समझते हैं हम अपनी आजादी की लड़ाई का ही गलत मूल्यांकन कर रहे हैं। गलतियां समाज में आती हैं, विसंगतियां समाज में आती हैं, लेकिन इसका अर्थ तो ये नहीं है कि हमारी आजादी की लड़ाई साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई। अरे मेरे पिताजी से मेरे दादाजी कहते थे, खाम खा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हो, इनका सूरज कभी डूबेगा नहीं। 53 मुल्कों में इनका राज था, आज किसी मुल्क में इनका राज नहीं है। ये उस समय 2.5 या 3 करोड़ थे, 53 देशों में इनका राज था। भारत के अंदर 35 करोड़ लोगों पर ये राज करते थे, लेकिन आज चले गए हैं हम, आज खुद मुख्तारी के रास्ते पर है। लेकिन इसे संवारना, इसे बनाना, इससे हमारा अपना काम है। ये मुल्क का विकास तब तक नहीं होगा जब तक हम इस देश की दौलत का मुनसिफाना तकसीम नहीं करते। उस दिन मैं किताब पढ़ करके घंटों दौड़ रहा था कि देश की अगर जो सरकारी दौलत है, इसको अगर बांट दिया जाए लोगों के बीच में, तो हर इंसान, चाहे वो 2 साल का हो चाहे 104 साल का हो, उसके हिस्से में 62 लाख रुपए आएंगे। आजादी के बाद हमने और आपने, हमारे दादा और परदादा और हमारे वालिदैन ने खूब कमाया, खूब कमा के इस देश के कारखानों को आगे बढ़ाया। इस देश के तमाम बड़े बड़े जो सरकारी इदारे हैं उनको मजबूत किया। हमारे
हमारे बैंकों में पैसा इकट्ठा किया। लेकिन आज ये जो लोग आ गए हैं, ये हुक्मरां हैं, ये वही दौर है। मुझे हबीब जालिब का वो शेर याद आता है कि हुक्मरां हो गए कमीने लोग और खाक में मिल गए नगीने लोग। आज ये लोग देश की संपत्ति बेच रहे हैं, देश के बैंक बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, ये देश के सार्वजनिक क्षेत्र बेच रहे हैं, ये शिक्षा का व्यापारीकरण कर रहे हैं, ये अस्पताल बेच रहे हैं, ये जमीन बेच रहे हैं। इनसे हिफाजत करने के लिए लोगों में चेतना का पैदा करने का काम है। सारी सरकारें एक तरफ, केरल की सरकार एक तरफ है कम्युनिस्टों की। आपको मैं बताऊं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोगों की पेंशन खत्म कर दी 2003 में। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार केरल में थी, बंगाल में थी और त्रिपुरा में थी। 3 सरकारों ने उसको खत्म नहीं किया। बाकी ये तमाम जो आज समाजवाद का झंडा लेके घूम रहे हैं ना, इन्हीं लोगों की सरकारें थी। इन सब लोगों ने अपने अपने राज्य में पेंशन समाप्त कर दी और आज भी पेंशन खत्म हो गई। आज वो जनता को मूर्ख बनाने के लिए लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम अगर दोबारा आए तो आपकी पेंशन फिर शुरू कर देंगे। लेकिन आज भी केरल में पेंशन है, बंगाल में पेंशन है। और अभी 16 जुलाई को पिछले साल भाजपा की सरकार त्रिपुरा में आ गई तो उसने पेंशन को समाप्त कर दिया। तो हमारी बात को समझिए, हम बहुत बदमाश हैं, हम कमीने हैं, हम दर कमीने हैं, हम हरामजादे हो सकते हैं, लेकिन इस देश की जनता गरीबों और भुखमरों के खिलाफ हम लड़ते हैं, सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ते हैं, इस देश के आइन को बचाने के लिए लड़ते हैं और इस देश के अंदर सांप्रदायिक सहिष्णुता के लिए मरते हैं। हम जिस दिन मर जाएंगे ना, उस दिन फिर कोई लड़ने वाला नहीं होगा, जो कोई दे उस दिन जो है सिद्धांतों की बात करने वाला नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, गैर बराबरी का कूड़े का ढेर जब तक रहेगा, जैसे कुकुरमुत्ते कूड़े के ढेर पर इकट्ठा हो जाते हैं, गैर बराबरी रहेगी इस देश के अंदर। उस ढेर के ऊपर एक लाल झंडा लहराता रहेगा, लोगों को कहता रहेगा कि आओ हम सब मिलकर के लड़ें। वर्तमान सरकार जो केंद्र में है, क्या वो संविधान के हिसाब से चल रही है? मैंने तो पहले ही कह दिया नहीं चल रही है। अब क्या चाहते हैं, क्या बात करेंगे उस पर? धन्यवाद। बात करें, मैं आपको इस बात आपको ही नहीं समझ में आता। देश की पार्लियामेंट में सांसद चुने गए विपक्ष के, वो जाकर ये चीखे कि विपक्ष के सब जनता का क्या हाल है। गैस के दाम बढ़ गए, स्कूल की फीस बढ़ गए, दवाइयों के दाम 400% गिर गए, ये सब बढ़ गए। इस पर लड़ने की जगह वो पूरा का पूरा सत्र उन्होंने समाप्त कर दिया। 12 एमपी जो निकाल दिए गए। एमपीओ को भी सोचना चाहिए ना कि कागज पत्थर फेंकोगे मुंह पर, कुछ बिहेवियर भी तो ठीक करोगे अपना। मैं बेबाक होकर के बात बोलता हूं, चाहे अपने हो चाहे पराए हो, और उसमें वही फायदा हुआ बीजेपी का। सही। पार्लियामेंट नहीं चली तो उन्होंने सब अपना कानून, बाहर रहा विपक्ष, सारे कानून अपने पास करा दिए, कोई बहस ही नहीं होने दी। सही। सोचिए इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, आदाब।